एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आज हम अपने हिस्ट्री की सीरीज़ में एक और वीडियो ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने मगध तक पढ़ा था, मगध का उदय पढ़ा, फिर उसके बाद हमने काफ़ी वंश को डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो में उत्तर मौर्य काल से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर मौर्य काल की स्टार्टिंग होती कहाँ से है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कोई बड़ा साम्राज्य तत्काल दृष्टिगोचर नहीं होता है। मतलब जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता है उसके बाद कोई शासन नहीं था, वहाँ पे एक शक्तिशाली शासन नहीं था। ठीक है, मध्य एशिया से कई बार विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, लेकिन इन आक्रमणियों ने एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, और इनमें हिंद, यवन, शक और कुषाण प्रमुख थे। ठीक है, फिर उत्तर मौर्य युग के शासक कौन कौन थे और किन किन ने क्या क्या स्थापित किया, आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंद यूनानी के बारे में। क्या है हिंद यूनानी? देखिए, संस्थापक डेमेट्रियस, सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर, इन्हें इंडो ग्रीक, हिंद यवन और बैक्टीरियन ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंद यूनानी लोगों को किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इन्हें इंडो ग्रीक हिंद ग्रीक यवन और बैक्टीरियन ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? हिंद यूनानी को। ठीक है, फिर आते हैं शक। सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन थे। कौन था? शक में विदेशी राजवंश में, देखिए हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया? ये वो राजवंश है जो उत्तर मौर्य काल में, मतलब मौर्य काल के साम्राज्य के पतन के बाद जो विदेशी लोगों ने आक्रमण किया था, जिन्होंने राजवंश बसाए थे, और उनके संस्थापक डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, शक राजवंश में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? रुद्रदामन। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में तक्षशिला, महाराष्ट्र, मथुरा तथा उज्जैन में शकों की भिन्न भिन्न शाखाएं स्थापित हुई। ठीक है, कहाँ स्थापित हुई? तक्षशिला, महाराष्ट्र, मथुरा और उज्जैन। ठीक है, पार्थियन, नेक्स्ट राजवंश आता है पार्थियन मध्य एशिया में ईरान से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया में ईरान से आए थे। पार्थियन से अगर क्वेश्चन आ जाए कि पार्थियन वंश के लोग कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया में ईरान से आए थे लोग। ठीक है, गोंदो फर्निश इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन था? गोंदो फर्निश इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने देवव्रत की उपाधि ली थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि देवव्रत की उपाधि किसने ली थी, तो वो ली थी किसने? गोंदो फर्निश ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कुषाण की। तो देखिए, कुषाण मध्य एशिया की यूची जाति के थे। किसके? ऊंची जाति। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ऊंची जाति होना चाहिए। ठीक है, नहीं, यहाँ पे यूची ही है, ये एक जाति का नाम है यूची। ठीक है, यूची एक कबीला था। ठीक है, एक कबीले का नाम था यूची। ठीक है, जो 5 कुलों में बटा गया था। कितने कुलों में? 5 कुल में। देखिए, कुषाण उनमें से एक कुल था। ठीक है, कुषाण वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक कनिष्क था। ये तो आपको ही पता होगा, कुषाण वंश का सबसे सर्वाधिक विख्यात शासक कौन था? कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी के अंत तक स्वंत, जो सवसवंत कहलाता है। ठीक है, वर्तमान में इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और इसकी राजधानी पुरुषपुर अथवा पेशावर, पुरुषपुर को पेशावर भी कहा जाता है, और मथुरा थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, रावा पाका। तो रावा से राजगृह, वा से वैशाली, पाका से पाटलिपुत्र और का से कश्मीर। ठीक है, कनिष्क के चतुर्थ जो लास्ट थी कश्मीर वाली, वो कनिष्क के टाइम पे हुई थी। ठीक है, इसके बाद हमें डिस्कस करना है भारतीय राजवंश। तो अभी हमने कौन से डिस्कस करें? जो विदेशी राजवंश थे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे भारतीय राजवंश। तो देखिए, भारतीय राजवंश में कौन कौन से आते हैं? सुंग वंश
185 ईस्वी पूर्व 185 ईस्वी पूर्व आया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध की सत्ता शुंगों के हाथ में आई थी। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, मगध की सत्ता किसके हाथ में थी? शुंग वंश की, ठीक है। और शुंग वंश के संस्थापक पूछे जाए तो कौन है? पुष्यमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक थे। अगर आपको याद रखने की ट्रिक चाहिए तो पुष्यमित्र, पुष्य से पुष्प, पुष्प क्या करता है? एक अच्छे से फ्रेगनेंस देता है, और फ्रेगनेंस को आप क्या करते हो? सूंघते हो। तो पुष्यमित्र, ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक, ठीक है। इस वंश का संस्थापन पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग ब्राह्मण थे। क्या थे ये? ब्राह्मण थे और उज्जैन प्रदेश के निवासी थे, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगर आपसे पूछा जाए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, ठीक है। देखिए हमारी एक एक लाइन में 3-3, 4-4 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसीलिए मैं इसको इतनी धीरे से और इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इतने अच्छे से समझ में आ जाइए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये नोट्स क्या बनाए हुए हैं, ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर इसी में शुंग वंश की बात करें हम, तो इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान ले आपसे पूछा जाए शुंग वंश कब, कौन सी ईस्वी पूर्व में आया था? 185 ईस्वी पूर्व में। फिर क्वेश्चन बन सकता है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किसके पास मगध की सत्ता थी? शुंग वंश के पास। 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। 3 क्वेश्चन शुंग वंश किस जाति के थे? ब्राह्मण थे, शूद्र थे, तो ये ब्राह्मण थे। 4 क्वेश्चन कौन से प्रदेश में के निवासी थे? उज्जैन के। 5 क्वेश्चन और इसका अंतिम शासक कौन था? देवभूति। तो 6 क्वेश्चन देख रहे हो। तो इसीलिए मैं इन नोट्स को आपको बहुत अच्छे से और बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कण्व 75 ईस्वी पूर्व में आए थे। अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था कौन? देवभूति, उसकी हत्या करी और कण्व वंश की नींव डाली। किसने डाली? वसुदेव ने। किसने? वसुदेव ने, ठीक है। फिर उसके बाद यह भी ब्राह्मण वंशी थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं चेदी 185 ईस्वी पूर्व में आए। कलिंग के चेदी वंश के संबंधित जानकारी का स्रोत इस वंश के महान शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। सो अगर आपके पास आए खारवेल का हाथी अभिलेख किससे है? तो कलिंग के चेदी वंश से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, इस अभिलेख के अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि चेदी वंश के संस्थापक महाबेगवाहन नामक व्यक्ति थे। चेदी वंश के संस्थापक देखिए कौन है? महाबेगवाहन नामक व्यक्ति थे। फिर आते हैं सातवाहन, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। सातवाहन शक्ति ने किसी न किसी रूप से लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। सबसे ज़्यादा वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। देखिए प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है, ठीक है। इस वंश का संस्थापक शिमूक, किसने स्थापित किया था इसको? शिमूक। किसने? शिमूक ने। तथा प्रतिष्ठान इस वंश की राजधानी थी। इस वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन को स्थापित करने वाला कौन था, तो शिमूक था और प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। आइए बात करते हैं मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारी। विदेशी उत्तराधिकारी में आप नॉर्मली बैक्टीरियन का नाम ले दोगे, ठीक है। इंडो ग्रीक या बैक्टीरियन का नाम ले दोगे, ठीक है। फिर आइए बात करते हैं हम कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश को डिस्कस करते हैं। देखिए कुषाण मध्य एशिया के 5 यूची कबीलों में से एक था। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया ये यूची एक कबीला है जिसको 5 भागों में बांटा गया था। कुषाण वंश उसमें से एक था। उन्होंने पश्चिमी तौर भारत में पार्थियान अथवा पल्लवों का स्थान लिया। किसका? पल्लवों का स्थान लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुषाण वंश ने पश्चिमोत्तर भारत में आके किनका स्थान लिया, तो इन्होंने पल्लवों का स्थान लिया था। प्रथम कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कर्णफिसिस था। कौन था? कुजूल कर्णफिसिस था, जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुजूल कर्णफिसिस ने, ठीक है। कुषाणों के द्वितीय वंश का संस्थापक कनिष्क था।
आप बोलोगे सर आप अभी कभी तो बोल रहे हो कि कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क थे और कभी आप बोल रहे हो कि ये कुजुल कण्फिशियस थे। देखिए मैं आपको बेसिकली एक बात बताऊँ, जो प्रथम कुषाण वंश था, कुषाण वंश भी ना एक ऐसे था कि जैसे पहले कुषाण वंश आया फिर वो इतनी अच्छे से रूल नहीं कर पाया, लेकिन रूल कर पाया कब, जब कनिष्क का टाइम था, तो उसको एक अलग कुषाण वंश माना जाता है। ठीक है, सो द्वितीय वंश संस्थापक कौन थे, कनिष्क। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी क्या थी, पेशावर तथा मथुरा को बनाया। ठीक है, उसने 78 ईस्वी पूर्व में शक कैलेंडर या शक संवत प्रारंभ किया। ठीक है, उसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कनिष्क को। ठीक है, शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी बना। ठीक है, सो अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी कौन था, तो कनिष्क था। ठीक है, प्रथम शताब्दी में इसने कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। किसने, कनिष्क ने। तो मैंने आपको ऊपर बताया था रावा पाका, रावा पाका तो आप याद रखो, ये पेपर में पूछ लेता है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कश्मीर वाली कनिष्क के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति थी वो। ठीक है, फिर कुषाण अत्यंत समृद्ध थे क्योंकि उन्हें महान रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, महान रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। कुषाण बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत के पहले शासक थे। ठीक है, सो भारत के, देखिए भारत के पहले शासक जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए कौन थे, कुषाण। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक तथा माध कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कनिष्क के दरबार में कौन रहता था, तो पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक। देखिए चरक क्या है, जो स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों को ठीक करते थे, जिनको वैद्य बोला जाता था, उनको चरक कहते थे। तथा माथ, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अंतिम महान कुषाण शासक वसुदेव थे। अगर कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे, वसुदेव। ठीक है, कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर का निर्माण कराया। तो कश्मीर में कनिष्कपुर का निर्माण किसने कराया, कनिष्क ने। उसने गांधार शैली को संरक्षण दिया। देखिए गांधार एक शैली है, उसको उसने संरक्षण दिया। कनिष्क ने पेशावर के प्रसिद्ध टावर का निर्माण करवाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेशावर के प्रसिद्ध टावर का निर्माण किसने कराया, तो ये किसने कराया, कनिष्क ने। ठीक है, उसकी ऊंचाई 400 फीट थी और उसकी ऊंचाई कितनी है, 400 फीट, तथा वह लकड़ी का बना था। उसने तक्षशिला के निकट भी एक टावर बनवाया था। उसने शासनकाल में गांधार शैली में बौद्ध सत्व की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया है। ठीक है, अब बात करते हैं कनिष्क या कुषाण के टाइम पे कौन सी विभिन्न कलाओं का विकास हुआ। तो सबसे पहले तो देखो मैंने अभी बताया, इन्होंने गांधार शैली को क्या दी थी, संरक्षण दिया था। तो मुख्य केंद्र कौन से थे गांधार कला के, पेशावर, जलालाबाद, तक्षशिला। मुख्य संरक्षक शक और कुषाण, ये यूनानी और भारतीय शैली की मिश्रित कला थी। इसकी प्रमुख विशेषता घुंघराले बाल तथा शारीरिक सोसत्व थी। बामियान इस कला का प्रमुख केंद्र था। बामियान को अभी हाल ही में सार्क की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है मथुरा कला। मुख्य केंद्र कौन से थे मथुरा के, ये इसका मुख्य केंद्र मथुरा ही था, मथुरा कला का। यह पूरी तरह से भारतीय कला शैली है। ठीक है, प्रॉपर इंडियन है। यह केवल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थी। इस शैली से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण तीनों ही प्रभावित थे। इस कला के मुख्य संरक्षक कुषाण थे। फिर आता है अमरावती कला। अमरावती कला क्या है, देखिए अमरावती कला, इसका मुख्य केंद्र नागार्जुन कोंडा तथा अमरावती था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन तथा अमरावती था। इसके मुख्य संरक्षक सातवाहन तथा इच्छावुक वंश थे, शासक थे।
इस शैली में मुख्य रूप से सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया जाता था। भावनाओं और अभिव्यक्ति इस शैली की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट, वैसे आपको जैसे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ तो आ रहा है ना? अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। सिर्फ आप कमेंट अपने पढ़ाने का तरीका बदलिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं क्या करूँगा, प्रॉपर नोट्स बना लूँगा, जिससे कि ऐसे पैराग्राफ टाइप से आपको रीडिंग करके नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये पीडीएफ है वैसे तो। वैसे बेसिकली मेरे को जहाँ तक लगता है ये बेस्ट तरीका है। हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक नोटबुक साथ में लेके बैठे हो और जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जिन पे मैं जोर डाल के बोल रहा हूँ, उनको अगर आप नोट करते जा रहे हो तो आई थिंक आप कनेक्शन कर पाओगे चीज़ों को, और एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर कर लेंगे जल्दी। ठीक है, फिर हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी है इसको पढ़ के छोड़ देंगे। रिवाइज करते रहेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोगों को याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, सातवाहनों का पुण्य उत्थान गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा 80 ईस्वी में हुआ। उसे एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था। उसे सातवाहन वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के पश्चात वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने सातवाहन वंश की सत्ता संभाली। उसने 24 वर्ष तक शासन किया, और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने अमरावती प्राचीन स्तूप का पुनर्निर्माण कराया। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि अमरावती प्राचीन स्तूप का पुनर्निर्माण किसने कराया, तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने। ठीक है, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन दक्षिणा पथपति को हराया था। यह हारने वाला राजा संभवत शिव श्री सातकर्णी ही था। सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक यज्ञ सतकर्णी था। सातवाहनों की राजधानी पैठण और प्रतिष्ठानों पर थी। ठीक है, और इनकी आधिकारिक भाषा प्राकृत थी। ठीक है, सातवाहन ब्राह्मण थे। उन्होंने ब्राह्मणों को कृषि योग्य भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहनों ने बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए। अतः तीसरी शताब्दी में सातवाहनों से सत्ता छीनकर इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने उस पर आधिपत्य कर लिया। सातवाहनों का साम्राज्य का पूर्व भाग कलिंग के चेदी शासकों द्वारा हथिया लिया गया, और सातवाहन मातृवंशीय थे। ये इंपॉर्टेंट है, सातवाहन मातृवंशीय थे। जैसे हड़प्पा सिंधु सभ्यता भी मातृ सत्तात्मक थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ का नाम बलसारा था। सातवाहनों की उत्पत्ति का पता नासिक के ही अभिलेख से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें बात करनी है स्कंदगुप्त के बारे में। तो 455 ईस्वी पूर्व से 467 ईस्वी पूर्व तक स्कंदगुप्त को माना जाता है। आइए स्कंदगुप्त को डिटेल में बात करते हैं। देखिए, यह कुमारगुप्त का पुत्र था। अगर आपसे पूछा जाए स्कंदगुप्त किसके पुत्र थे, कुमारगुप्त के। उसके पिता की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा वह गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, तो कौन थे, स्कंदगुप्त। ठीक है, उसका मृत्यु के पश्चात गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो गया था, और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद ही क्या हुआ था, गुप्त वंश का पतन स्टार्ट हो गया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्द्वार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के चकपालित को सौंपा था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त और सुदर्शन झील का कनेक्शन याद रखना। उसने झील के किनारे पर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। तो अगर पूछा जाए कि सुदर्शन झील के किनारे पर विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो करवाया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, गुप्तकालीन प्रशासन में कुछ लोगों को एक स्पेशल टर्म दी गई थी। टर्म बोले तो जैसे मान लो एग्जाम्पल ही देख लो ना, यहाँ पे महादंड नायक कौन होता था, महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश। जैसे आज के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उस टाइम पे उनको महादंड नायक कहा जाता था। दंडपाशिक होते थे पुलिस विभाग के प्रमुख। ठीक है, भंडारा गाराधिक्रेता कौन होते थे, मुख्य राजकोष अधिकारी। ठीक है, महापाक्ष पाटालिक मुख्य लेखाधिकारी। ठीक है, और इसके बाद आते हैं
विनायकी संस्थापक, शिक्षा विभाग के प्रमुख, सर्वाध्यक्ष, सभी विभागों के निरीक्षक, महामली पिलुपति, हाथियों की सेना का नियंत्रक एवं मुख्य कार्यालय, युक्त पुरुष, युद्ध के समय लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति, रण भंडारगारिक, सेना के भंडार गृह का मुखिया, महानप्रति, पैदल सेना का मुखिया। समझ गए? सो ऐसी टर्म्स दी गई थी इनको। सो इसी के साथ आ जाता है नेक्स्ट, देखिए करों के प्रकार। कौन से कर? प्रयाग प्रशस्ति शक्तिशाली, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। ठीक है, साथ ही उनकी तुलना कुबेर, वरुण, इंद्र या यमराज आदि देवताओं से भी की गई है। गुप्त राजाओं में अपने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया था। साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था और राजस्व आदि की नीति बहुत सुदृढ़ थी। गुप्त काल राजकीय आय के प्रमुख स्रोत थे। तो प्रमुख स्रोत कर क्या क्या थे, उन कर को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।